Hello everyone, welcome to ASI NCERT Decoded. So today we are going to see a quick revision of your biology for class 12th especially. So here we are going to see what the different chapters are and what the weightage of that chapter, even though which type of topic we have to complete before our examination, isn't it? So हम लोग यहाँ देखेंगे कि आपको उस चैप्टर को किस तरह से कंप्लीट करना है, किसी भी टॉपिक को बहुत इजी वे में एलाबोरेट कर देंगे, वो एकदम दिमाग में समझ आएगा। फिर आप जब आंसर करने लग जाओगे ना, तो आप अपने लैंग्वेज में बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। सबसे पहली बात, एक बहुत ज़रूरी बात भी है, आप एग्जाम जब देने बैठते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, तो आप उस समय शॉर्ट ऑफ माइंड हो जाओगे। ऐसा लगता है कि कोई एक क्वेश्चन है जिसके बारे में याद ही नहीं आ रहा, या फिर बहुत बच्चे ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब उन्होंने पहली बार क्वेश्चन देखा, तो जब थॉरली क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हाँ याद है, बट जब वो अटेम्प्ट लेने लग जाते हैं तो वो चीज़ एकदम दिमाग से स्किप आउट हो जाती है ना। तो अगर कोई ऐसी टॉपिक है जो आपको अच्छे से याद नहीं आ रहा है या एक्यूरेट आंसर आपको उसका नहीं पता है, तो आपको करना क्या है, एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट जरूर लीजिए ना। द क्वेश्चन है कि जब याद ही नहीं आ रहा तो अटेम्प्ट कहाँ से लें, है ना। तो याद नहीं आ रहा, अटेम्प्ट कहाँ से ले, कहने का मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ तो ऐसी चीजें होंगी, जैसे एक मेन मंजिल तक जाने के लिए 4, 5, 10 रास्ते होते हैं, तो वैसे कोई तो एक ऐसा टॉपिक होगा, ऐसा पॉइंट होगा जो लगभग उस टॉपिक को टच करता हुआ हो, तो आप जरूर दे दें। इससे होगा क्या कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि आपको बेटर से बेटर मार्क्स दे सकें। आप तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट लोगे नहीं तो मार्क्स बनेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने 2, 4, 5 लाइन भी लिखी हुई है वहां पे, तो एटलीस्ट 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल जो मार्क्स है उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो बेटर है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे हमारे बायोलॉजी में क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या कौन सी हमारी यूनिट है जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और कौन सी यूनिट है जिसको बस हम एक स्टोरी की तरह भी अगर पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर 16 मार्क्स का। रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, इवेंट्स जो है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये ओवरऑल आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बस इतना है। सेकेंड चैप्टर में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एनिमल, ह्यूमन बीइंग आल्सो एंड फ्लावर आल्सो, ठीक है। अब उसके बाद आती है नेक्स्ट आपकी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमको किस तरह से हेल्प मिल जाएगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हार्मफुल हैं, डिजीज्ड हैं, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट इज व्हाट योर बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा वजन रखता है। एंड नेक्स्ट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, फूड चेन हो गया, आपका फूड वेव हो गया, पिरामिड्स हो गए, फिर आपका बायो मैग्निफिकेशन हो गया, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक सम अप कर लेना है ना। तो हम लोग इकोलॉजी को बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, दिमाग में आ जाएगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा ध्यान हमें किस पे देना है, रिप्रोडक्शन चैप्टर इजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड इवन क्योंकि हम लोग उसको सामने अपनी लाइफ में देख सकते हैं, इसलिए भी वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में तो आपको पता ही है कि वो तो हमारे लिए कितना ही ज्यादा जरूरी है ना। किस तरह से इवोल्यूशन हुआ हमारा, किस तरह से हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से होते हुए आज हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो नेक्स्ट इज आपका बायो ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर हम सिर्फ इन 3 चैप्टर को भी अच्छे से कर लेना तो हमारी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो रखी है। एंड बायोटेक्नोलॉजी से 2, 3, 4 टॉपिक, जैसे आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, आपका रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रल डॉग्मा हो गया, तो 2, 4, 10 ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर वो हमने पढ़ लिया तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर है। एंड जो हमारा इकोलॉजी है, इकोलॉजी तो वैसे भी हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो चलिए हम देखेंगे, पहले हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा लाइफ स्पैन क्या है। स्पैन मतलब एक लंबा सा ड्यूरेशन, एंड लाइफ मतलब जिंदगी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो यूनिसेलुलर तो नहीं ही बोल सकते हैं, हम सारे ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स लाइफ होता है ना। मतलब जब हमारे जन्म लेने से मरने तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे, व्हाट इज अ लाइफ स्पैन, द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबकी लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकती है, कुछ बहुत लंबे समय तक जीते हैं, कुछ बहुत छोटे समय तक जीते हैं, है ना। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात, आप ये बॉडी का शेप या बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देख के आप नहीं कह सकते कि ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है इसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा बड़ा होगा या बहुत ज्यादा छोटा होगा। जैसे कि अगर आप एक क्रो को देखो और एक पैरट को देखो, ठीक है,
आपका जो ग्रो है वो लॉन्ग लाइफ है, जबकि पैरट आपका लॉन्ग लाइफ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके ह्यूमन जो इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिल सकती है ना, जिसमें लाइफ स्पैन का बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा। आप आम के पेड़ को देख लो और वैसे ही आपका पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है लाइफ में। तो लाइफ स्पैन तो हमें पता है। एक बहुत ज्यादा जरूरी बात आपके लाइफ स्पैन में क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब मरेंगे ही नहीं कभी। तो ऐसी कैसी बात हो गई, मरेंगे नहीं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी तो डेथ निश्चित है। एक्चुअली होता क्या है, आपका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करता है। जैसे एक मदर अमीबा है और वो डिवाइड करके 2 बेबी अमीबा में फॉर्म हो जाती है। तो मदर अमीबा की ही बॉडी ना बेबी फॉर्म में हुई। तो अगर हम ये बोलें कि दिस इज माय मदर अमीबा एंड इट्स डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर अमीबा, तो कहने का मतलब ये बॉडी खत्म तो नहीं हुई ना, इसी की आधी कंटेंट यहाँ, आधी कंटेंट यहाँ पे पड़ी हुई है। आगे भी ये डिवाइड भले ही करते जाएंगे, लेकिन इसमें हुआ क्या, ये बॉडी बिल्कुल तरह से डिस्ट्रॉय तो हुई नहीं, तो फिर ये तो हमारी आज भी अलाइव है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इमॉर्टल होते हैं, ठीक है, अमरत्व को प्राप्त है, मतलब कि इनका मौत नहीं होता है। तो चलिए लाइफ स्पैन समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक्चुअली में अपने जैसा, खुद के जैसा एक क्रिएचर को क्रिएट करना है, मतलब खुद के जैसा ऑर्गेनिज्म का निर्माण करना ही रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब बात है रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्यों है। एक्चुअली हम सबका एक लाइफ स्पैन है, जिंदगी निश्चित है, उसके बाद हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा जो जेनेटिक फॉर्म्स है, हमारे अंदर जो जीन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन है, वो जीन भी खत्म हो जाएगा, बॉडी खत्म, सेल खत्म, न्यूक्लियस खत्म, डीएनए खत्म, सब कुछ है ना। तो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, इन्वायरमेंट में अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए रिप्रोडक्शन करना, बेबीज बनाना जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो अगर पूरी जिंदगी जिंदा रहते, पूरी जिंदगी क्या ही बोल सकते हो, मतलब हम लोग कभी ना मरते, तो कोई क्यों ही अपने लिए कॉम्पिटिटर बनाता। जैसे आप अभी अपने दादाजी के जमीन के हकदार हो, मतलब आपके दादाजी ने जमीन खरीदी, उसकी जमीन पापा जी को मिली, पापा जी की जमीन जो है वो आपको मिल रहा है ना। तो आप अपने दादाजी के जमीन के हकदार हो या परदादा के जमीन के हकदार हो। अगर उनका मौत कभी होता ही नहीं तो वो अपने जमीन का बंटवारा क्यों कराते। आ रही है बात समझ में। तो अपने आप को ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कराने के लिए या फिर अपने कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करता है, अपना बच्चा बनाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन 2 तरह से हो सकता है, असेक्सुअली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है। असेक्सुअली कहने का मतलब क्या हो सकता है, असेक्सुअल यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट नहीं है। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, जब भी उन्हें सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस लिखना होता है तो वो सबसे पहले लिखते हैं कि देयर इज नो टू पेरेंट आर नॉट इन्वॉल्व, 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व या 2 पेरेंट इज इन्वॉल्व, इस तरह का आंसर। आपको फर्टिलाइजेशन का मेन मतलब पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे गेमीट ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो नो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, गेमीट नहीं बनेगा। क्या हो गया यहाँ पे, जो आपके गेमीट है वो नहीं फॉर्म कर रहे। तो जब गेमीट फॉर्म ही नहीं कर रहे तो फ्यूज नहीं होंगे, फ्यूज नहीं होंगे तो फिर दूसरी बॉडी की क्या जरूरत है। आ रही बात समझ में। तो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पार्टनर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, उसमें गेमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। अब बात है कि ऑब्वियस सी चीज है, आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसका एक बेनिफिट होता है उसका, या फिर उसका ड्रॉबैक होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट आप क्या बोल सकते हो, बताओ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ही अच्छा हो सकता है, इसलिए क्योंकि मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेबीज बनते हैं, है ना, मतलब कि एकदम लार्ज क्वांटिटी में बच्चों को बनाया जा सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। अब बाइनरी फिजम का एग्जांपल ले लोगे, मैम ये तो 2 ही बच्चे बना रहा है क्योंकि 2 बराबर भाग में बट रहा है ना, तो बहुत जल्दी डिवाइड भी होता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो कहने का मतलब है कि मल्टीपल कॉपीज फॉर्म किए जा सकते हैं, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि खुद का एग्जैक्ट कॉपी बनाया जा सकता है।
अब खुद का एग्जैक्ट कॉपी बनाने का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा खुद का एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? ये है कि कोई डिपेंडेंसी ऑन पार्टनर नहीं है। अब डिपेंडेंसी ऑन पार्टनर नहीं है तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास चलने फिरने के लिए सीलिया है, फ्लैजेला है, क्या ही बेचारे चल पाएंगे, थोड़े दूर तो जाएंगे, है ना। तो उनको जब अपने लिए मेट ढूंढना पड़ेगा तो मेट ढूंढने में उनकी जिंदगी निकल जाएगी, ठीक है। तो उनको डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी मेट का। डिपेंडेंसी नहीं होने की वजह से फायदा, वो अपने आप भी खुद भी अपने जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो ना क्रिएट कर पाए तो वो मर जाएंगे, उनकी कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। कंटिन्यूटी बनाने के लिए मेट ढूंढना पड़ेगा, है ना, चलने फिरने के लिए सीलिया फ्लैजेला है। तो नेचर ने उन्हें इस तरह से बना दिया कि आपको डिपेंडेंसी आपकी खत्म, यू आर ओनली एलिजिबल टू कंटिन्यू योर जनरेशन। आ रही बात समझ में? तो उसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गेमीट होगा ईदर ऑन सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सेम बॉडी में भी गेमीट्स फॉर्म होते हैं, भले ही वो गेमीट उसी बॉडी के लिए इस्तेमाल में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बॉडी में मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट दोनों भी बनते हैं। तो कहने का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किसको बोलोगे? द रिप्रोडक्शन इन विच गेमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। गेमीट फॉर्मेशन होना ही होना है। अब जब गेमीट बन रहे हैं तो फिर गेमीट का फ्यूजन होना चाहिए। फ्यूजन होगा तो उनका या तो सेम बॉडी में भी बन रहा है तो भी वो गेमीट अपने यूज के लिए तो है नहीं, उनको किसी न किसी को पहुंचाना ही पहुंचाना है, ठीक है। किसी न किसी को पहुंचाना ही पहुंचाना है ना। उसके लिए क्या होगा? डिपेंडेंसी आएगी। डिपेंडेंसी अब उनको ढूंढो, है ना। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप क्या बोलोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें कि गेमीट फॉर्म होता है, चाहे तो एक ही बॉडी में फॉर्म हो दोनों के दोनों, या दो अलग अलग बॉडी में फॉर्म हो। लेकिन सबसे बड़ा लेकिन, सेम बॉडी में फॉर्म हो रहा है तो भी, अलग बॉडी में फॉर्म हो रहा है तो भी मेट तो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? उनको किसको ढूंढना पड़ेगा? मेट ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो इनके लिए अब इनका डिसएडवांटेज क्या है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तब तो वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड ही नहीं, मतलब अपना जनरेशन ही फॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? उनको मेट चाहिए। अब जब वो डिपेंडेंसी बढ़ी तो फिर पॉपुलेशन तो घटेगा ना। आई बात समझ में? तो ये डिसएडवांटेज उनका। लेकिन एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि दूसरी बॉडी का गेमीट, दूसरे बॉडी की का फीमेल गेमीट और मेल गेमीट जब फ्यूज होंगे तो वेरिएशन क्रिएट होगा। वेरिएशन मतलब फर्क आएगा। अब वो फर्क जो है वो इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। कुछ कुछ वेरिएशंस नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव कैसे है? आप ऐसे समझो, आपके पास एक पूरी पेट्री डिश में बैक्टीरिया भरा हुआ है, ठीक है, और उस बैक्टीरिया का जो सस्टेनेबल पॉइंट है या जिंदा रहने का पॉइंट है वो 45 डिग्री सी है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो जिंदा रहेंगे। उसे जरा सा भी वेरिएशन बढ़ा, उनके टेम्परेचर में फर्क आया, चाहे घटा या बढ़ा, मर जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास चूहे हैं, खुद सारा चूहा है। चूहा का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट, मतलब वो अलग अलग टेम्परेचर पे जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो अब जो जैसे आप देखे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा ठंडा जगह पे वहाँ पे भी चूहा पाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्म जगह वहाँ पे भी चूहा पाए जाते हैं। बरसात में तो बिल में मिलते ही हैं आपको, जो बिल से बाहर भागते इधर उधर, है ना। तो कहने का मतलब अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, दोनों को हमने 45 डिग्री पे रखा, चूहा को भी और बैक्टीरिया को भी 47 डिग्री टेम्परेचर करेंगे, बैक्टीरिया खत्म। लेकिन हमारा चूहा हो सकता है एक दो चूहा सेंसिटिव हो मर जाए, लेकिन कुछ चूहे तो बचे रहेंगे ना, उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। लेकिन बैक्टीरिया की कंटिन्यूटी खत्म हो गई, उनका जीन जो है वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ये एडवांटेज है वेरिएशन का। आगे बात समझ में? ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एंड असेक्सुअल तो हम लोग देख लिए कि क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के एडवांटेज क्या है और दोनों के डिसएडवांटेज क्या है। अब एक बहुत बड़ी बात, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट में क्यों नहीं बोल सकते, हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं, है ना। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जब भी मम्मी के पेट में बेबी जो है वो बन रहा होता है तो उस बेबी का सेल जो है वो डिवाइड कर रहा होता है, तो दो अलग अलग तरह के सेल होते हैं उसके बॉडी में, सोमैटिक सेल और जेनरेटेड सेल। तो जो सोमैटिक सेल होता है ना वो हमारा पूरा बॉडी फॉर्म करता है,
जबकि जेनरेटिव सेल जो है वो क्या फॉर्म करता है, सिर्फ एग या स्पर्म, जैसा हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो जब वो एग या स्पर्म फॉर्म कर रहा है तो जहां पे एग सेल स्पर्म सेल का फ्यूजन होना होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे इनका फ्यूजन नहीं होना है, अगर ऑल ओवर दी बॉडी से हम लोग केपेबल होते हैं अपना क्लोन बनाने के लिए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, क्योंकि इसमें गैमेट्स तो फ्यूज नहीं कर रहे। लेकिन प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में आप दो तरह का सेल पढ़े होंगे, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, है ना। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो प्लांट की पूरी बॉडी बनाते हैं, प्लांट का रूट, प्लांट का लीफ, प्लांट का ब्रांच, प्लांट का स्टेम, एवरीथिंग। एंड वेजिटेटिव जो होते हैं वो तो रूट प्लांट बना लिए, ठीक है, रूट और बाकी सारा स्ट्रक्चर। जेनरेटिव जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे या तो पॉलन ग्रेन या तो एग, तो वो सीड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो क्योंकि प्लांट जो है वो अपने वेजिटेटिव सेल से बने हुए ऑर्गन्स के थ्रू वो जनरेट कर रहा है अपना कंटिन्यूएशन, कहने का मतलब है कि एक सेल, उसके अंदर वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल डिवाइड करके बना दिया लीफ, या वेजिटेटिव सेल डिवाइड करके बना दिया ब्रांच। अब उसी ब्रांच को हम ले जाके पौधे को लगाते हैं, अब वो ब्रांच जो है वो एक नया पौधा बना दिया। तो वेजिटेटिव सेल था ना जो बनाया था ब्रांच, और ये वेजिटेटिव सेल से बना हुआ ब्रांच हम लगाए और वो बड़ा पौधा बन गया। तो कहने का मतलब किस सेल से आया, वेजिटेटिव सेल से, इसीलिए हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एंड सेक्सुअल तो दोनों में होना है। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एक फेज है जिसका नाम है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज किसको बोलते हैं, वही हमारा बचपन वाला एज। प्लांट में अगर ये बचपन वाला एज है, जब तक फ्लावरिंग नहीं हुई है तब तक उस पौधे का वो एज है वो क्या कहलाएगा, जुवेनाइल फेज, अभी तक फ्लावर नहीं आया। प्लांट में फ्लावर आने लगेगा मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुएशन आना फीमेल का मैच्योर होने का पहचान है, या स्पर्म फॉर्म होना मेल के मैच्योर होने का पहचान है, वैसे ही प्लांट में फ्लावर आना प्लांट के मैच्योर होने का पहचान है, ठीक है। तो जब तक प्लांट में फ्लावर नहीं आया तब तक वो प्लांट किस फेज में है, या तो उसको वेजिटेटिव फेज बोलो या तो जुवेनाइल फेज बोलेंगे। उसके बाद उसका फ्लावरिंग फेज आएगा, ठीक है, और फ्लावरिंग फेज के बाद जब उसमें फल बनेंगे, पेड़ पौधा हमारा मुरझा जाएगा तो सेंसेस फेज आएगा, मतलब बूढ़ा होने वाला फेज आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पे आपको पढ़ने में मिलेगा ओएस्ट्रस फेज। ओएस्ट्रस फेज क्या होता है, तो नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स जो होते हैं उनमें 2 से 3 दिन का एक फेज आता है जिसको हीट पीरियड भी बोला जाता है। वो हीट पीरियड जो होता है उसमें ब्लड रिलीज होता है एज लाइक प्राइमेट फीमेल, ठीक है। यहाँ पे फर्क ये है कि वो जो हीट पीरियड है उसी पीरियड में कंसीव करने के चांसेस होते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग में या प्राइमेट फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन के समय कंसीव करने के चांसेस 0 होते हैं। आ रही बात समझ में। तो हीट पीरियड को एनिमल्स में यूजुअली पहचाना जा सकता है। अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसके यहाँ गाय रखा जाता हो, पाला जाता हो, तो वो जानते होंगे कि जब उनका हीट पीरियड होता है उस समय पे इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है ताकि वो कंसीव करें, बेबी आए। आ रही बात समझ में। तो ओएस्ट्रस फेज जो है वो कब किसमें होगा, नॉन प्राइमेट्स में। किसमें हो रहा है, नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है। जबकि आपका मेंस्ट्रुअल फेज किस में आ रहा है, प्राइमेट्स में, है ना। वो प्राइमेट्स में कौन कौन हो गए, एक हो गया आपका ह्यूमन बीइंग्स हो गया और बाकी, जबकि डॉग, कैट, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके ओएस्ट्रस फेज में, ठीक है ना। उनका ओएस्ट्रस फेज आता है, हीट फेज आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लोन। क्लोन क्या है, कुछ भी नहीं। रोबोट मूवी देखे हो, रजनीकांत ने क्या किया था, अपने जैसा एक क्लोन बनाया था, एग्जैक्ट कॉपी, दैट इज क्लोन। तो अगर एक हाइड्रा है, हाइड्रा ने बडिंग की और बडिंग से खूब सारे हाइड्रा बेबीज हाइड्रा बना लिए, क्लोनिंग है। एकदम एग्जैक्ट अपनी कॉपी, जेरॉक्स कॉपी बना लेना, क्लोन है। आ रही बात समझ में ना। अब कहीं कहीं पे आप सोमा क्लोनल पढ़ोगे, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टिश्यू कल्चर के थ्रू आएगा। नेक्स्ट इज इंसेस्टेशन। देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। तो इंसेस्टेशन मतलब एक वो प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज
अपने आप को सिस्ट में बदल ले रही है। वो कोई भी चीज क्या है? अमीबा। ठीक है, हुआ क्या, पहले अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट चल रहा था। अमीबा मस्त मजे से फ्लैजेला सीलिया के साथ घूम रहा है, उसके स्यूडोपोडिया आ रहे हैं, स्यूडोपोडिया खाने को देख रहा है, फिर वो उसको फूड वैक्यूल बना के कैप्चर कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है और उसको रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, रिलीज कर दे रहा है। हो क्या रहा है एक्चुअली, अमीबा क्या है, एक आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, बलून ले लो, बलून में पानी भर दो। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, आधे पर पानी भर दो। जब आप उसको टेबल पर रखोगे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, वो जिधर लुढ़कना होगा बलून को, अगर आप चाहो कि आगे की तरफ लुढ़के तो कब लुढ़केगा, जब बहुत ज्यादा वाटर आगे की तरफ में प्रेजेंट हो। मतलब जिधर बहुत ज्यादा लिक्विड, बलून उधर लुढ़क जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपका सोल एंड जेल थ्योरी इसको बोलते हैं, अमीबा में होता है। अमीबा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, अंदर में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म का कंटेंट अगर इधर ज्यादा है तो अमीबा इधर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इधर की तरफ ज्यादा है तो इधर की तरफ बढ़ेगा। और वैसे भी सेल मेम्ब्रेन हमारा फ्लेक्सिबल है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो आगे की तरफ खींचता है, जिधर लिक्विड जाएगा उधर की तरफ सेल मेम्ब्रेन बढ़ जाएगा। तो वो जो फॉल्स फूड होता है वो किसकी वजह से फॉर्म होता है? वो जेल की वजह से फॉर्म होता है। फॉल्स फूड बन गया, फॉल्स फूड ने खाने को कैप्चर किया, फूड वैक्यूल बनाया। अब फूड वैक्यूल, ये बैग है, बैग के अंदर खाना है, डाइजेस्ट कैसे करेंगे? इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं। तो होगा क्या, इनके पास जो इनका डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इस बैग के अंदर आएगा और अंदर इस खाने को तोड़ेगा। डाइजेस्ट कर दिया, जब ये खाना जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में हो गया तो यहाँ से सारा डिसॉल्व फॉर्म रिलीज हो जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसी वैक्यूल के अंदर बंद रहेगा। आ रही बात समझ में? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये फूड वैक्यूल, इसके अंदर छोटा सा खाना है। ठीक है, एंजाइम्स एंटर किया, डाइजेस्ट किया, अनडाइजेस्टेड यहीं रह जाएंगे, डाइजेस्टेड पार्ट जो है वो डिसॉल्व हो गए और ये फिर स्यूडोपोडिया के थ्रू बॉडी से बाहर। ठीक है, ये तो अमीबा का डाइजेशन हुआ क्या कि हमने एनवायरनमेंट को बिल्कुल बदल दिया। अब एकदम अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, हमारा अमीबा अपने आप को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी के ऊपर एक कवर लगाया, दूसरा कवर लगाया, तीसरा कवर लगाया, 3 लेयर का एक मोटा सा कवर बना के अंदर छुप के बैठ गया। तो ये फॉर्मेशन जो है 3 लेयर का दीवार बनाने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लोग इंसेस्टेशन। ठीक है, और अमीबा जब उस पूरे दीवार के अंदर, घर के अंदर दुबक के बैठ गया है तो वो क्या कहलाएगा? सिस्ट। कब तक? जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, अब ये दीवार को एकदम ताकत लगा के तोड़ना है, बर्स्ट होना है, तो सारी ताकतें जो है ना, मतलब जितने भी अमीबा के हो गए, सेल हो गए, वो स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या होगा, दीवार फटेगा और सारे स्पोर्स बह जाएंगे बाहर, उड़ जाएंगे, सॉरी बह जाएंगे नहीं, उड़ जाएंगे बाहर, बम से निकल जाएंगे, है ना। तो क्या है यहाँ पे? स्पोरुलेशन। देख लीजिए, इंसेस्टेशन अमीबा में होगा, यहाँ स्यूडोपोडिया नहीं होगा। क्यों स्यूडोपोडिया होगा? फॉल्स फीड क्यों नहीं बनाना है? जब हमको खाना ढूंढने जाना है, खाना खाना है, यहाँ तो फेवरेबल कंडीशन ही नहीं है, खाना कहाँ आदमी बाहर ढूंढने जाए, तो पैक हो जाना बेटर है। तो स्यूडोपोडिया हटा के वो क्या फॉर्म कर लेंगे? सिस्ट। सिस्ट जो है वो कितने लेयर का होगा? 3 लेयर का होगा। ठीक है, अब फेवरेबल कंडीशन आया तो बर्स्ट होगा, क्या? सिस्ट फटा और अंदर से क्या रिलीज होंगे? स्पोर। तो स्पोर का रिलीज होना क्या कहलाएगा? स्पोरुलेशन। आगे बात समझ में? स्पोरुलेशन। अब आगे देखिए, ये तो हमारा हो गया स्पोरुलेशन, हमारा अमीबा रिलीज कर दिया सारा का सारा स्पोर। फिर से वही कहानी, अमीबा बाहर आया, फेवरेबल कंडीशन है, स्यूडोपोडिया बनाएगा, खाना पकड़ेगा, खाना डाइजेस्ट करेगा, खाना बाहर छोड़ दिया अनडाइजेस्टेड। फिर से फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल आ गया, सिस्ट बनाया, पैक। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे यहाँ पर। अब बात है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अलग अलग तरह से हो सकता है। पत्ते से हो सकता है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम को पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। कभी कभी पथरी के समय में, वैसे डॉक्टर तो बहुत रेयर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन गांव में यूजुअली पथरी जब होता है लोगों को तो उसको वो दे दिया जाता है ना, उसको पत्ते को पीस करके पिला दिया जाता है। बाय लीफ, बाय रूट भी हो सकते हैं, बाय स्टेम भी हो सकते हैं। तो वो क्या क्या है? फर्स्ट इज रनर। रनर मतलब दौड़ने वाले। ठीक है, रनर कैसे होंगे? ये एक पौधा है, ठीक है, दौड़ के यहाँ
एक और पौधा बनाया, फिर दौड़ के यहाँ एक और पौधा बनाया, तो इनको हम क्या बोलेंगे? रनर बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट इज व्हाट? राइजोम। राइजोम फॉर्मेशन किस में होगा? आपके जिंजर में राइजोम फॉर्मेशन होगा। एक बहुत बड़ी चीज है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं नोड एंड इंटर नोड में। नोड इंटर मतलब बीच में, और इंटर नोड क्या है? देखो, जब आप कभी आम की पत्ती तोड़ करके ब्रांच अलग किए हो, देखो, है ना, क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास लीफ होता है, जब हम इस लीफ को तोड़ देते हैं तो हमको इस तरह से गांठ बनता है। इस गांठ को हम क्या बोलते हैं? नोड। इस गांठ को क्या बोले? नोड। अब इन दोनों गांठ के बीच का जो जगह है ये क्या कहलाएगा? इंटरनोड। आ रही बात समझ में ना? आप बांस के पौधे में बहुत आसानी से वो देख पाओगे, इस तरह से गांठ होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा ये गांठ होता है, दिस इज नोड। एक और गांठ होगा, वो भी नोड है, और बीच का जगह जो है वो क्या कहलाएगा? इंटरनोड कहलाएगा। यही रीजन है कि आपका जो ये पोटैटो है या फिर आपका जो जिंजर है, इसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो आलू है उसके पास आई है, मतलब ये नोड है, नोड है, नोड है, बीच में इंटर नोड है, इंटर नोड है, तो स्टेम है ना ये। आई बात समझ में? आपके जिंजर में भी सेम चीज है, ये आपका जिंजर है, यहाँ पे आपके नोड है, ये नोड है, नोड है, नोड है, बीच में इंटर नोड है, तो जिंजर को भी हम क्या बोलेंगे? स्टेम बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट? शक्कर। शक्कर जमीन में अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। नेक्स्ट इज ट्यूबर, ट्यूबर फॉर्म होगा। ऑफसेट, ऑफसेट में नीचे टफ्ट ऑफ रूट्स होते हैं। ऑफसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफसेट, ऑफसेट क्या है? इकॉर्निया एक प्लांट होता है जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। टेरर ऑफ बंगाल की स्टोरी क्या है? क्वीन विक्टोरिया जब हम कोलकाता में रह रही थी, विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर पास, तो वहाँ में विक्टोरिया मेमोरियल में एक्चुअली नॉट पास, तो वहाँ पे उनका तालाब था, अपना पॉन्ड है। अब उनको इकॉर्निया प्लांट जो है, वाटर हायसिंथ उसको बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, तो उनको उसके फ्लावर्स पसंद आ गए। फ्लावर पर्पल कलर के फ्लावर होता है, टफ्ट ऑफ फ्लावर, एक ही ब्रांच में खूब सारे फ्लावर 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 ऐसे आता है। उनका लीफ का मॉडिफिकेशन भी बहुत सुंदर है। लिफ्ट भी ना, वो उसका लीफ जो है ना वो ऐसे ट्विस्टेड होता है हल्का सा, ठीक है, ट्विल टाइप का, तो उनको लीफ का पैटर्न और फ्लावर का कलर बहुत पसंद आ गया। वो क्या करी? वो पौधा नहीं अपने तालाब में लगा दिया। अब ये पौधे जो है ना, ये एक्चुअली में हमारे लिए बहुत बड़े टेंशन है, क्योंकि ये जो प्लांट है इतना जल्दी फ्लॉरस करता है, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ये क्या ही कर ले? तो खूब सारा पौधा बना ले। चलो ठीक है, मान लो कि पूरा जो बागीचा है हमारा, पूरा जो तालाब है हमारा, वो ग्रीन कलर के पौधे से भर गया, मतलब इकॉर्निया से या वाटर हायसिंथ से भर गया। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में, वो सारा का सारा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो ये है यूज कर जा रहा है। अब वाटर एनिमल्स जो है पानी के अंदर, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो पानी में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन ले जा रहा है? वाटर हायसिंथ। आ रही बात समझ में? वाटर हायसिंथ ने सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो यूज कर लिया, तो हमारे वाटर एनिमल मरने लग गए। अब एक और प्रॉब्लम इसके साथ क्या होगी? ये वाटर, ये एयर पॉलिनेशन इसमें होता है। एयर पॉलिनेशन मतलब इसके जो सीड्स है ना, वो हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह। अब इनको तो कैरियर की भी जरूरत नहीं है, इनको तो कोई पॉलन कैरियर भी नहीं चाहिए, इनको तो कोई सीड कैरियर भी नहीं चाहिए, जो आया सीड उठाया ले जाके दूसरी जगह पहुंचाएगा। अगर हम सीड कैरियर को छोड़ दें तो फिर वो आराम से रह ले, है ना, उसी उतनी ही जगह में वो पैक हो गया। अगर हम उसको घेर देते, कोई जानवर आता नहीं, कोई जानवर उसके सीड को उठा के ले नहीं जाता, तो उतने ही दूर में वो हमारा रह जाता। लेकिन ये तो हवा से उड़ के चले जा रहे हैं। अब आसपास कहीं भी वाटर बॉडी देखी, वहां पे ये फ्लॉरेस होने लगे। करते करते ये पूरे इंडिया में फैल गए, ठीक है। अब पूरे इंडिया में जब ये फैल गए तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे वाटर एनिमल्स को इश्यू होने लग गया। अब इतना सारा ऑर्गेनिक मटेरियल मरेगा, सारा का सारा पौधा मरेगा, तो वो क्या होगा? जमीन के नीचे, पानी के नीचे जाने लगेगा। जब ऑर्गेनिक मटेरियल पानी के नीचे जाएंगे तो उनको
डिकम्पोज करने के लिए सारे के सारे क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर रहेंगे, वो चीजों को तोड़ेंगे, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ेंगे, उससे नाइट्रोजन रिलीज होगा, उससे बाकी कंटेंट रिलीज होगा। तो जब उतना सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जमीन के नीचे, पानी के नीचे रहने लगेगा, धीरे धीरे हमारा तालाब भरने लगेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, हम लोग इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए बात समझ में यहाँ तक। तो ये ऑफसेट जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो प्लांट है उसका नाम है वाटर हायासिंथ, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग इक्वार्डिया प्लांट भी बोलते हैं। ये क्या है, ये एक ऐसा प्लांट है जो यहाँ का नहीं, नेटिव प्लांट नहीं था, इसको लाया गया था, इन्वेडिंग प्लांट है, इन्वेसिव प्लांट है ना। इससे प्रॉब्लम हमें क्या है, जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो सारा डिजॉल्व ऑक्सीजन ये एब्सॉर्ब कर लेता है। इससे एब्सॉर्ब कर लिया तो प्रॉब्लम क्या हो गया, जितने भी हमारे नीचे पानी में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे फिशेस हैं और वाटर एनिमल्स हैं, वो सारे मर जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इसका नाम क्या है, वाटर हायासिंथ इसका नाम है ना। वाटर हायासिंथ, इसको हम लोग बोल सकते हैं टेरर ऑफ बंगाल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इकॉर्डिया। ये जो प्लांट है ये नेटिव प्लांट नहीं है, इसको लाया गया था बाहर से। कौन लाया था, क्वीन विक्टोरिया। पहली बार कहाँ, कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर वाले तालाब में। पॉलिनेशन तो एयर से, सीड डिस्पर्सल एयर से, है ना। और ये क्या करते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, सारा ऑक्सीजन डिसॉल्व कर लेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेंगे। इससे प्रॉब्लम, हमारे सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। आइए यहाँ तक बात समझ में। तो ये ऑफसेट इंपॉर्टेंट है। नाउ द थिंग इज व्हाट, योर बल्ब। बल्ब क्या है, तो जब आप पोटैटो ये देखते हो, अनियन देखते हो, तो देन यू आर एबल टू सी अनियन आपका इस तरह का होता है ना। तो दिस इज द रूट, दिस वन इज द स्टेम, और ये जो है बल्ब है। चाहे तो बल्ब जो सारे लीव्स जो है वो एक जगह इकट्ठे ऐसे रहें, या तो फिर लहसुन की कली जिसमें आप इस तरह से देखते हो, है ना, ऐसे खूब सारा बंडल बना के। तो जब हम एक लीफ, एक कली को ऐसे निकालते हैं, लहसुन की कली को, तो यहाँ पे हमको जो मिलता है ये क्या है, ये फिर से स्टेम है। ये वाला क्या है, स्टेम है। तो बल्ब हमको कहाँ देखने मिलेगा, अनियन या गार्लिक में। क्लियर। तो फिर से एक बार हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं। लाइफ स्पैन, हमारे जिंदा रहने का जो ड्यूरेशन है वो। रिप्रोडक्शन, अपने जैसा बेबी बनाना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गेमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, मेल पे डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, जिससे नुकसान है कि हमारा जनरेशन कंटिन्यू नहीं करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट फॉर्मेशन होगा, मेट पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और इससे वेरिएशन होगा। वेरिएशन होने से हमारा सर्वाइवल चांस बढ़ जाता है। वो ब्लड फ्लो ऑफ द बॉडी, ब्लड फ्लो फ्रॉम द बॉडी ऑफ नॉन प्राइमेट ओएस्ट्रस साइकिल, प्राइमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज क्लोन क्या है, तो मेकिंग ओन एग्जैक्ट कॉपी, क्लोन, ठीक है। इंसिस्टेशन क्या है, अमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन में 3 लेयर का सिस्ट बनाएगा, पैक हो गया इंसिस्टेशन। फेवरेबल कंडीशन आया, सिस्ट खोला, उड़ गया, ये स्पोरुलेशन, ठीक है। एंड हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों ही था, हम देख लिए क्योंकि हमारा वेजिटेटिव पार्ट जो है पौधे का, वो वेजिटेटिव पार्ट जो है वो काम कर रहा है। साथ साथ में वेजिटेटिव पार्ट की वजह से कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट जो है वो हेल्प करें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक हमारा हो गया ऑफसेट इक्वार्डिया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमारा जो इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। थैंक यू एवरीवन।